वीडियोस में, इन द प्रीवियस वीडियो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 समझने की कोशिश की थी. अब हम पार्ट 3 एंड पार्ट 4 करेंगे जो कि मिजबिल द ऑटर का लेफ्ट ओवर पार्ट है. सो लेट्स स्टार्ट. The days passed peacefully at Basra, but I dread the prospect of transporting Midge to England and to Camasfirna. The British airline to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline, and from there to London. The airline insisted that Midge should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. I had a box made, and an hour before we started, I put Midge into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. अभी होता यूँ है, काफ़ी दिन निकल जाते हैं. 3 दिन जब बसरा में उन्होंने पीसफुली ख़त्म कर लिया तो अब उनका पॉइंट आ गया था कहाँ कि मुझे मिज को इंग्लैंड लेके जाना है, कमस्फोर्निया में, जहाँ से वो एक्चुअल में आए थे. लेकिन जो ब्रिटिश एयरलाइन जो हैं जो लंदन ले जाती हैं वो तो जानवरों को फ़्लाइट में अलाउड ही नहीं करती हैं. इसीलिए उन्होंने फ़्लाइट को पेरिस तक बुक की और फिर वहाँ से दूसरी फ़्लाइट की मदद से वो लंदन जाते. अब ये जो एयरलाइन थी उन्होंने मिज को ले जाने के लिए तो परमिशन दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जिस भी बॉक्स में इसको पैक करने वाले हैं वो 18 इंचेस से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और वो बॉक्स आप अपने पैरों के पास ही रखेंगे. तो इन्होंने एक बॉक्स बनाया और फ्लाइट के जस्ट 1 घंटे, जब उनकी फ़्लाइट को टेक ऑफ होना है, जस्ट 1 घंटे पहले उन्होंने उसको बॉक्स में, किसको, मिज को बॉक्स में पैक किया और उसको इस तरीके से सेट किया कि वो अनकंफर्टेबल फील ना हो और फटाफट वो निकलते कहाँ, अपने मील के लिए, अपना खाना खाने के लिए. When I returned, there was an appalling spectacle. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. I whipped off the lock and tore open the lid, and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. He had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it so that there was no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distant. I put the miserable Midge back into the box, holding down the lid with my hand. जब वो खाना खा के वापस आते तो देखते हैं कि वहाँ जो सीन था वो कैसा था, शॉकिंग था. अपेलिंग स्पेक्टेकल मतलब जो सीन था काफ़ी अजीब था, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जिस बॉक्स में वो छोड़ के गए थे उसमें किसी भी तरीके की हलचल नहीं हो रही थी. जो एयर होल्स थे और जो चिंग्स थे वहाँ से हवा तो छोड़ो, वहाँ से खून के बूंदें बाहर आना शुरू हो गई थी. लॉक जिस, क्योंकि उन्होंने बॉक्स को अच्छे से पैक कर दिया था, वो अजीब सा नज़र आ रहा था. उन्होंने बॉक्स को एक लिड की मदद से, ढक्कन से जब खोलने की कोशिश की तो अंदर देखते हैं कि जो मिज था वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, क्योंकि उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था. और उसने ये सारा सीन जो है वो अपनी आंखों से देखा था. वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, इसलिए विम्पर्ड करते हैं. विम्पर्ड मीन्स बॉक्स को फटाफट खोल देते हैं और उसको बाहर निकालते हैं. उन्होंने देखा कि मिजबिल ने अंदर से बॉक्स को काफ़ी हद तक काट दिया था और जैसे ही उन्होंने उसको हटाया देखा कि कोने जो थे, सिर्फ कोने के काफ़ी सारे हिस्से इसने अपने दांत की मदद से काट लिया था और अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे फ़्लाइट को छूटने में और एयरपोर्ट जो था जहां इनको पहुंचना था वो यहाँ से 5 माइल्स की दूरी पर था. अब सिचुएशन ऐसी थी कि या तो उसी बॉक्स में ये इसको पैक करें या फिर इनकी फ़्लाइट छूट जाए. तो होता यूँ है कि इन्होंने उसी हालत में, मिज क्योंकि कंफर्टेबल नहीं था, एग्जॉस्ट हो चुका था, थक चुका था, फिर भी उन्होंने उसको उस बॉक्स में पैक किया और फटाफट उसको उठा लिया. I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through to it by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess, and gave her a parcel of fish to keep in cool place. I took her into my confidence about the events of the last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. But not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. अब ये होता यूँ है कि उसको पैक करते हैं, बॉक्स को लेके जाते हैं और फटाफट कार के पीछे की तरफ वो बॉक्स को रख देते हैं और वो वहाँ बैठ जाते हैं. ड्राइवर को कहते हैं जितनी जल्दी हो सके बसरा की जो गली है वहाँ से फटाफट निकलो. और वो ऐसे बुलेट मीन्स वो जो गोली होती है जो सीधा पॉइंट पे लगती है, ऐसे वो उस ड्राइवर ने गाड़ी को चलाया और सीधा वो पहुँच जाते हैं अपने प्लेन को लेने में, अपनी फ़्लाइट को पकड़ने में, जहाँ पे वो फ़्लाइट बस टेक ऑफ होने वाली थी. ये किसी तरह वहाँ पहुँचते हैं, बातचीत होती है, ऑफिशियल्स के साथ डिस्कशंस होता है और लकीली उनको वो जो जगह मिली थी, इनकी जो सीट थी वो
प्लेन के पहले ही सीट पर थी। वो वहाँ जानते हैं और बैठ जाते हैं। उन्होंने अपने पैरों के नीचे न्यूज़पेपर्स को बिछाया और उसके ऊपर ये बॉक्स को रख दिया। फिर वो एयर होस्टेस को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये जो पार्सल है ये फ़िश है, इसको प्लीज़ ले जा कर के कूल प्लेस पे रख दो, क्योंकि ये किसका खाना है? मिचबिल का। वो अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि इससे पहले की जो भी आधे घंटे पहले जो घटना होती मुझे उसे याद नहीं करना है, कि उन्होंने देखा था कैसे मिचबिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। वो अपने आप को शांत कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं एडमायर कर रहे होते हैं, हैप्पी हो रहे होते हैं कि उनकी जो मदद करने वाली जो एयर होस्टेस थी वो काफ़ी ज़्यादा दयालु किस्म की निकली। उन्होंने बोला कि आप अपने पेट को अपने पैरों के पास रखेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। वो अपनी इच्छा से चाहते थे कि उस एयर होस्टेस के हाथ पर किस करें, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि आगे जो होने वाला था उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। आगे के सीन में ऐसा होता है, मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, देयर वॉज अ स्क्वीक्स एंड स्ट्रीक्स एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट अ रैट अ रैट. Caught sight of Mid's tail disappearing beneath the legs of a poorly white turbaned Indian. Diving for it, I missed but found my face covered in curry. Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. I returned to my seat. I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Midge bounded on my knee and began to nuzzle my face and my neck. अभी होता यूँ है कि उन्होंने वो बॉक्स वहाँ पे एयरक्राफ्ट के अंदर रखा ही था। थोड़ी देर में तो बॉक्स में से मिज ऐसे भाग जाता है और कुछ ही सेकंडों में वो आंखों से गायब हो जाता है। थोड़ी देर में उसकी अजीबोगरीब से जो आवाज़ें हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं प्लेन के अंदर। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसकी आवाज़ों को सुन कर के एक औरत जो है वो सीट पे खड़ी हो जाती है, चिल्लाती है चूहा चूहा। थोड़ी देर में जो ये मैक्सवेल थे उनको नज़र आता है कि हाँ ये तो जो टेल है ये किसी और की नहीं, मिज की ही है। थोड़ी देर में देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी था जिसने एक टर्बन पहना हुआ था, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, इधर उधर उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। और वो देख रहे होते हैं कि कैसे एक चूहा इस एयरक्राफ्ट के अंदर आ चुका है। लेकिन इन्हीं सभी में ये जो मैक्सवेल थे इनका जो मुंह है वो गलती से एक खाने के बोल में चला जाता है, पूरे चेहरे पे वो लग जाता है, जिसकी वजह से एयर होस्टेस आती है इनके पास और बहुत ही अच्छी स्माइल में कहती है कि आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप जा कर के अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपके मिज को, आपके पेट को ढूंढने का काम मैं खुद कर दूंगी। वो आते हैं मैक्सवेल और अपनी सीट पर आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन उनको जो है वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा अंदर से खा रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा, ये मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा। इतनी ही देर में उनको एक अजीब सी फीलिंग आती है, और वो फीलिंग क्या होती है कि जो उनका पेट था, उदबिलाव जो था, जो ऑटर था, वो आकर के उनके पैरों में अपना सिर घिसना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में वो उनके घुटने पर आ जाता है और फिर आकर के अपने चेहरे को उनके चेहरे पर घिसना यानी रगड़ना शुरू कर देता है। अब देखते हैं लास्ट पार्ट। Midge and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. A suitcase that had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash around to the otter and to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the height end once more. अभी यहाँ पे ये बताया जाता है कि मिज और मैक्सवेल जो थे करीबन 1 महीना लंदन में रुकते हैं, जहाँ पर वो घंटों घंटों खेला करता था। उसके मिज के जो टॉयज़ थे वो काफ़ी सिलेक्टिव बताए गए हैं। वो पिंग पोंग बॉल से खेलता था, मार्बल से खेलता था, रबर फ्रूट से खेलता था, और एक टेरापिन नाम की शेल है उससे खेलता था, जो कि मार्शस, वो टिग्रेस मार्शस से लेकर आए थे। पिंग पोंग बॉल से उसने एक अजीबोगरीब सी गेम को खुद ही इन्वेंट किया था और उसके साथ घंटों घंटों आधा आधा घंटे तक उससे खेलता रहता था। एक सूटकेस के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है जो मैक्सवेल की थी, जो इराक जब वो जा रहे थे तब वो उसको साथ में लेके गए थे, लेकिन क्योंकि वो टूट गई थी
और उसका जो ढक्कन है यानी उसकी सूटकेस जो है वो ढंग से बंद नहीं हो पाती थी। इसी वजह से ऑटर को उन्होंने वो खेलने के लिए दे दिया था और उसने उसको एज अ स्लोप यूज़ किया, यानी एक साइड सूटकेस का पार्ट अगर ऊपर रखो तो नीचे की तरफ कोई भी चीज़ अगर आप डालोगे तो वो रोल होते हुए नीचे आती थी। तो कुछ इस तरीके से ये जो ऑटर था वो उसके साथ खेलना पसंद करता था। काफ़ी देर तक वो खेला करता था, कूदा करता था, उस पर अटैक किया करता था और वो हर वो एक्टिविटी करता था जो नॉर्मल कोई भी पेट्स किया करते थे। Outside the house, I exercised him on a lead precisely as if he had been a dog. Midge quickly developed a certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings, or pass to the outside of every second lamp post. Opposite to my flat was a single-storied primary school, along whose frontage ran a slow wall some 2 feet high. On this way home, but never on this way out, Midge would tug me to his wall, jump on it too, and gallop the full length of its thirsty yards to the hopeless distractions both of pupils and of staff within. घर के बाहर की कहानी बताई जा रही है। घर के बाहर अक्सर जब वो उसको ले जाया करते थे घुमाने के लिए, जैसे हम अपने डॉग्स को भी ले जाते हैं, मिज जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब करने वाली कंपल्सिव हैबिट्स को उसने डेवलप कर लिया था। जब वो लंदन की गलियों में घुमाने ले जाते थे तो जैसे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, स्कूल से आते वक्त हर एक ब्लॉक्स में चल चल के काउंट कर करके चलते, वैसे मिज भी किया करता था। जितने भी रास्ते में आने वाले जो खम्बे होते थे उनको टच करना वो मिज भी किया करता था। हर एक खम्बे के बीच में से पास ऑन होना, जो एक बच्चा घुमा करता है, जैसे हम भी कभी जाते हैं तो हम ब्लॉक्स के अंदर कूद कूद के चलना पसंद करेंगे या उसको काउंट करके चलना पसंद करेंगे, हर एक खम्बे को टच करके जाना पसंद करेंगे, हर एक खम्बे के बीच में से घुस के निकलना पसंद करेंगे। यानी हर एक एक्टिविटी जो एक छोटा बच्चा करता है, मिज भी कुछ ऐसी एक्टिविटी को करना पसंद करता था। इनके फ्लैट के जस्ट ऑपोजिट के डायरेक्शन में एक सिंगल स्टोरेड प्राइमरी स्कूल था, जिसका जो पहला गेट होता था वो कुछ 2 फीट हाइट का बताया गया है, जो उनके घर से होते हुए निकलता था। तो ये जब भी मिज को वहाँ ले जाते थे वो उस वॉल को टच करता था, उसके ऊपर से जंप लगाता था, वो दिखाया करता था कि कैसे उसके लिए फ़नी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। और ये कहीं ना कहीं जो इसकी एक्टिविटी थी हर एक इंसान को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी, और जो भी इस स्कूल में काम करने वाले स्टाफ थे उनके लिए भी ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the bagger, mongoose, weasels, toad, mink, and others. I faced a continuous barrage to conjectural questions that sprayed all the mustelines but the otter. More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. Is that a walrus, mistress? Reduced me to giggles, and outside a dog shout I heard a hippo, a beaver, a bear cub, a leopard. One apparently that had changed its spots, and a brontosaur. Midge was anything but an otter. इनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज एक्टिविटी होती थी कि लंदन में जब ये रहते थे तो लोग जो है वो ऑटर को पहचान नहीं पाते थे, वो अपने तुक्के लगाया करते थे कि इस तरीके का एनिमल तो हमने पहले कभी देखा नहीं है। लेकिन कई लोग जब आते थे तो वो गेसेस करते थे और ये कहते थे कि हो सकता है ये एक ऐसा जानवर है जिसे हम बेबी सील कह सकते हैं, या तो ये स्क्विरल है। किसी एक ने तो इनको ये तक पूछ लिया क्या ये वॉलरस है, तो मुझे गुदगुदी होती थी, मुझे हंसी आती थी। कई लोगों ने तो इसको कुत्ते के साथ भी कंपेयर कर लिया, इवन कई लोगों ने इसको हिप्पो भी कहा था, कई लोगों ने बीवर बोला, बियर कप बोला, लेपर्ड बोला। लेकिन क्योंकि इसके बॉडी के जो स्पोर्ट्स थे अब दिखना शुरू हो गए थे तो कई लोगों ने इसको ब्रोंटोसॉर के साथ भी कंपैरिजन कर लिया था। लेकिन मैक्सवेल को पता था ये कोई और जानवर नहीं है, ये तो ऑटर है। अब यहाँ पे उसको मिस्टेलाइंस के साथ कंपेयर किया गया, यानी एक ऐसे जानवर जो मोंगूज की बिरादरी के हैं, वीजल, स्टोट, मिंक या दूसरे जानवरों की बिरादरी के हैं, जो छोटे छोटे रहते हैं और जो ज़्यादातर जंगलों में पाए जाते हैं। तो इस तरीके का जानवर क्योंकि पहले कभी किसी ने देखा नहीं था तो लोग अपने अपने तरीके से तुक्के लगाना शुरू करते थे कि ये तो ऐसा ऐसा जानवर है, जबकि मैक्सवेल है वो जानते थे कि ये ऐसा वैसा कोई जानवर नहीं, ये तो एक ऑटर है, उदबिलाव है। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips, and began to stare.
As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. I came abreast of him. He spat, glared, and then glowed. Here, mistress, what is that supposed to be? इन सभी क्वेश्चंस में से जिस क्वेश्चन को वो हाईएस्ट स्कोर देना चाहेंगे मैक्सवेल, वो ये था कि एक लेबर जो था वो गली में एक होल गड्ढा खोदने का काम कर रहा था, और क्योंकि वो दूर था तो काफ़ी दूर से उनको घूर रहा था। फिर धीरे उसने अपने सारे टूल्स को साइड में रख दिए, उसने हाथों को अपने हिप्स पे रखा और घूरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैक्सवेल और ऑटर उनके पास में आते गए, उसके चेहरे के जो हाव भाव थे काफ़ी ज़्यादा बदलते हुए नज़र आ गए। थोड़ी देर में जब वो पास में गए तो उनको याद आता है कि ये अक्सर वही बंदा है जो अक्सर मेरे पे जोक्स मारा करता था, लेकिन आज एकदम चुप हो गया है। काफ़ी देर तक वो उस जानवर को घूरता रहा। फिर वो पूछता है, किस तरीके का ये जानवर है सर? मैंने आज से पहले ऐसा जानवर देखा नहीं है। तो ये था आपका चैप्टर मिजबिल द ओटर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपली देखने जाएं तो यही है कि ये चैप्टर दूसरे चैप्टर से इसलिए अलग माना जाता है कि जनरली हम पेट्स में कैट, डॉग, रैबिट, आई वुड से पैरट, इन सबको रखना पसंद करते हैं, लेकिन कोई अगर ऑटर जैसे जानवर को पालता है तो वो सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज क्वेश्चनिंग का भी एक ज़रिया बन जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।